So starting with the very first question now. The process of bringing together different tasks and combining them to build a job. ठीक है, the process of bringing together different tasks and combining them to build a job is called. क्या कहते हैं हम इसको, क्या होगा इसका आंसर? देखिए होता क्या है कि आपको जॉब एनालिसिस करना है, ठीक है, आपको जॉब एनालिसिस करना है. आप क्या करते हो, आपकी कोल फैक्ट्री है या ओके 1 सेकेंड नोट हैपन. तो आपकी कोल फैक्ट्री है, आप कोल फैक्ट्री में गए, फिर आपने जॉब असाइन, आपको लगा कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ रोल विच शुड बी हैंडल्ड बाय मैकेनिकल इंजीनियर एंड देयर आर सम टाइप्स ऑफ रोल विच शुड बी हैंडल्ड बाय केमिकल इंजीनियर, ठीक है, एंड देयर इज सम रोल विच शुड बी हैंडल्ड बाय मैनेजर, ठीक है. तो आपने इस तरीके से जॉब को एनालाइज किया, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर एंड मैनेजर, ठीक है. उसके बाद क्या होता कि जॉब एनालिसिस में हम यही करते हैं. जॉब एनालिसिस में हम जॉब का टास्क को फाइंड आउट करते हैं, जॉब की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या स्किल्स और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा वो फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद उसको जो सम अप करते हैं प्रॉपरली जो हम सम अप करते हैं, प्रॉपरली जो ड्यूटीज सम अप करते हैं, प्रॉपरली जो एक शेप देते हैं कि हाँ भाई तुम इतना काम करोगे, और इसको एक शेप दिए मैकेनिकल इंजीनियर के जॉब को, केमिकल इंजीनियर के जॉब को एक शेप दिए, मैनेजर का जो जॉब होगा उसको एक शेप दिए, प्रॉपर ड्यूटीज हम लिखे, उसको हम कहते हैं जॉब डिजाइन, ठीक है. जॉब डिजाइन इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस के बाद क्या आता है, उसके बाद जॉब डिजाइन आता है. समझ में आ रहा है जॉब डिजाइन क्या होता है, डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है. जॉब एनालिसिस मतलब आउटलाइनिंग द टास्क, आउटलाइन करते हैं हम. कोई भी आप ड्राइंग बनाते हैं तो आप ड्राइंग को फिर आउटलाइन करते हैं ना, मतलब उसको एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देना है, आउटलाइन करना मतलब. तो आउटलाइनिंग टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आउटलाइनिंग टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज व्हाट इट इज जॉब डिजाइन, ठीक है. समझ में आया? देखिए आगे देखते हैं. Job design is the division of work task assigned to an individual in an organization that specifies what the worker does, how and why. ठीक है. जॉब डिजाइन बताता है कि मैकेनिकल इंजीनियर को हमने ये टास्क एनालाइज किया. हम जब जॉब एनालिसिस कर रहे थे हमें लगा कुछ काम मैकेनिकल इंजीनियर का है, ये सारा टास्क एनालाइज कर दिया, ठीक है. अब टास्क को हमने आउटलाइन किया, असाइन किया किसी पर्सन को, और उसमें बताता है जॉब डिजाइन की वर्कर क्या काम करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा. इफेक्टिव जॉब डिजाइन कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ठीक है. इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर जॉब एनालिसिस, राइट. जॉब डिजाइन क्लियरली आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है. जॉब डिजाइन का एक और फंक्शन क्या होता है, देखिए कहीं कहीं अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, to orderly arrange duties and responsibilities so as to reduce boredom. मतलब इसका जो मैकेनिकल इंजीनियर का जो भी काम होगा उसको हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे, एक नीट मैनर में अरेंज करेंगे ताकि उसे बोर ना लगे कि उसे क्या काम है, ठीक है. टू रिड्यूस बोर्डम एंड टू इंक्रीज फोकस, ठीक है, एंड टू डिक्रीज डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है. आपको कोई भी चीज क्लियरली अरेंज करके मिलती है तो वो चीज आपको ज्यादा पसंद आती है, राइट. तो बस वही चीज हम करते हैं जॉब डिजाइन में. दिस इज व्हाट इज जॉब डिजाइन. आपको जॉब प्लेस किया जाता है प्रॉपरली आउट करके, डिजाइन करके, एक कि आप क्या काम करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, वो सारा कुछ प्लेट में बहुत अच्छे से परोसा जाता है जॉब डिजाइन में, अच्छे से समझ में आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.
डैश ऑफन डिस्क्राइब्स व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई ऑफ वर्क। तो यहाँ पे हमने देखा व्हाट, हाउ, व्हाई, तो ये सारा आंसर क्या हो जाएगा, जॉब डिजाइन का हो जाएगा। ठीक है, जॉब डिजाइन का हो जाएगा। जॉब डिजाइन अरेंजेस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन प्रॉपर ऑर्डर एंड कैटेगराइजेस देम इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर एंड रिड्यूस बोर्डम। राइट, जैसा कि मैंने बताया था, किसी कभी काम, क्या काम करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करेंगे और क्यों करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये एक डेफिनेशन है। Who said job designing is the process of deciding on the content of job in terms of job duties and responsibilities? जॉब डिजाइनिंग की जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ डेफिनेशंस हमें याद रखने होते हैं और कुछ कुछ थिंकर्स का नाम याद रखना होता है कि वो किस चीज से रिलेटेड है। फिलिपो, ब्रीच, इन्होंने एचआरएम का, पर्सनल मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने जॉब डिजाइनिंग का डेफिनेशन दिया है। ठीक है, okay, right. Next question number 4. Which of the following is not a component of job design? इसमें से कौन सा जॉब डिजाइन का कंपोनेंट कहते हैं, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट में हम जॉब का वर्टिकल एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, वर्टिकल एक्सपेंशन करते हैं जॉब का। जॉब रोटेशन आपको पता ही है। जॉब एनलार्जमेंट में हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करते हैं। तो देखिए, जॉब एनरिचमेंट में भी हम जॉब को आउटलाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब किसी का वर्टिकल जॉब एनरिचमेंट हो रहा है, मतलब वर्टिकल काम में एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो भी एक कंपोनेंट है जॉब डिजाइन का। राइट, वो एक कंपोनेंट है क्योंकि उसके थ्रू जो जॉब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, तो वो जॉब डिजाइन का कंपोनेंट आएगा। उसका जॉब का जो डिजाइन है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, जॉब का जो डिजाइन है वो जॉब रोटेशन में भी चेंज होता है, क्योंकि हम जॉब रोटेशन में हमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं। राइट, कभी हम अपने मैनेजर का रोल प्ले करते हैं, कभी हम अपने सुपरवाइजर का, कभी हम दूसरे डिपार्टमेंट में जा करके दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर का रोल प्ले करते हैं। दूसरे तरह से जब जॉब रोटेशन होता है तो भी जॉब डिजाइन का कंपोनेंट है, जॉब डिजाइन चेंज होता है किसी पर्सन का। जॉब एनलार्जमेंट में भी वही होता है, लेकिन जॉब आउटसोर्सिंग में नहीं होता है। जॉब आउटसोर्सिंग इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जॉब आउटसोर्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, यहाँ पे लगेगा ही नहीं। देखिए, जॉब डिजाइन के का 4 कंपोनेंट होता है, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट होते हैं किसके, जॉब डिजाइन के। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके। स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, स्पेसिफिकेशन इज डिफरेंट। जॉब सिंप्लीफिकेशन होगा, जॉब सिंप्लीफिकेशन होगा। ठीक है, ओके। जॉब सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, जॉब सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट हमने देखा, रोटेशन देखा, एनलार्जमेंट देखा। जॉब सिंप्लीफिकेशन मतलब जो कोई भी जॉब अगर होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल पार्ट्स में। ठीक है, जॉब को हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल पार्ट्स में ताकि इजीली समझ में आए कि क्या काम करना है और प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो। ठीक है, जॉब को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे जॉब को इजीली समझने की कोशिश करते हैं और प्रोडक्टिविटी इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। जॉब को सिंपली छोटा छोटा पार्ट करके डेलीगेट कर दिया। कोई भी एक काम है, बड़ा सा काम है, उसका छोटा छोटा पार्ट करके डेलीगेट कर दिया। तो ये हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में भी जॉब सिंप्लीफिकेशन कई बार करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 कंपोनेंट ऑफ जॉब डिजाइन। राइट, अब देखिए, हु इंट्रोड्यूस द टर्म जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग, फिलिपो, ब्रिज, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग था। जॉब एनरिचमेंट टर्म इंट्रोड्यूस किया था फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग में। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, एकदम ध्यान में होना चाहिए। ठीक, जॉब एनरिचमेंट बाय फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। तो हमने भी 2 इंसान का नाम सीखा, पहला फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग जिन्होंने जॉब एनरिचमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, दूसरा आर्मस्ट्रॉन्ग ने जॉब डिजाइन की एक डेफिनेशन दी थी। ठीक है, ठीक है, राइट, ये दोनों हमें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जॉब एनलार्जमेंट इज हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब एंड इंक्रीजेस द स्कोप ऑफ इट। जॉब एनरिचमेंट इज वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब एंड आल्सो कॉल्ड एज जॉब एनहांसमेंट और एक्सपेंशन। मैंने जस्ट अभी बताया है, देखते हैं कितना याद है। ट्रू होगा या फॉल्स, बताइए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रू होगा इसका आंसर। जॉब एनलार्जमेंट हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है, इसमें क्या क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या होता है,
तो देखिए ये क्या करता है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन का हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस लेवल का अगर हम इस पर्सन का जॉब एनलार्जमेंट कर रहे हैं तो वो इस पर्सन का भी काम संभालेगा, ठीक है, इस पर्सन का भी काम संभालेगा इस लेवल पर, और जो भी काम हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में वो सारा काम ये संभाल सकता है, ये वाला पर्सन, ठीक है, इधर का भी काम संभाल रहा है, इधर का भी काम संभाल रहा है। तो इट इंक्रीजेस स्कोप, इट इंक्रीजेस स्कोप, ठीक है, स्कोप को इंक्रीज करता है ये। एंड इसमें क्या होता है कि सेम लेवल पे जो एक्टिविटी होती है उसको हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, उसी जॉब में। और जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट में हम दो लेवल जो अलग अलग लेवल है, एक लेवल ये था, एक लेवल ये था, अलग अलग लेवल के जॉब को हम कंबाइन करते हैं। इस पर्सन को बोलते हैं कि बेटा तुम अब इस लेवल का भी काम करोगे, या फिर इसे बोलते हैं कि हाँ इसी को भी बोलेंगे क्योंकि हम वर्टिकली एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इस पर्सन को हम बोलेंगे यू हैव टू डू द वर्क ऑफ दिस लेवल ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय को, जैसे कि जॉब एनरिचमेंट में एम्प्लॉय को एडिशनल अथॉरिटी मिलती है, एडिशनल अथॉरिटी मिलती है, और वो अथॉरिटी इसमें नहीं मिलती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए एडिशनल अथॉरिटी किस लेवल में मिलती है तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्टिकल एक्सपेंशन, ठीक है। और साथ ही साथ जॉब एनरिचमेंट जिसे फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था, इसे हम जॉब एनहांसमेंट भी कहते हैं और इसे हम जॉब एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एनलार्जमेंट इज हॉरिजॉन्टल, ये जी और जेड सिमिलर सा है, आप उससे भी याद रख लीजिए। एनलार्जमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल और एनहांसमेंट एक्सपेंशन एनरिचमेंट जो बचा वो हो जाएगा वर्टिकल, ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। बस अब आ गया जॉब एनालिसिस के क्या क्या मेथड्स होते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस हमने पढ़ा था, जॉब एनालिसिस के स्टेप्स पे देखे थे। अब जॉब एनालिसिस के मेथड्स को देखना है। तो जॉब एनालिसिस का 2 मेथड होता है, क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। तो क्वालिटेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड में हम सबसे पहले तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव में पहला तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक, मतलब कि जैसा कि हमने बताया था कोल फैक्ट्री में हम खुद जाकर के देखते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह का वर्किंग कंडीशन है, क्या क्या मटेरियल, क्या क्या इक्विपमेंट यूज होगा, क्या क्या हजार्ड है, काम को समझते हैं, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं जॉब एनालिसिस को। उसके बाद क्वेश्चनएयर सेंड करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चनएयर सेंड करते हैं, वहां पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनसे क्वेश्चनएयर सेंड करके और बेटर काम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर इंटरव्यूज लेते हैं, हम लोगों का इंटरव्यूज लेते हैं और जॉब से रिलेटेड हम रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्रिटिकल इंसिडेंट भी है, क्रिटिकल इंसिडेंट भी है। क्रिटिकल इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, देखिए क्रिटिकल इंसिडेंट्स में हम कोई खास इंसिडेंट जानने की कोशिश करते हैं जिससे कि काम के लिए जो हमारा वर्क है उससे रिलेटेड हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। कोई फैक्ट्री है वो नॉर्मली रन कर रही है, लेकिन कोई क्रिटिकल इंसिडेंट में कोई बता सकता है कि सर एवरी 3 मंथ्स यहाँ पर रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा हुआ था कि लास्ट 3 मंथ्स में एक रस्टिंग की प्रॉब्लम आई थी, तो हमने ऑयलिंग करके बड़ी मुश्किल से मैनेज किया था। तो वो एक इंसिडेंट बताया है, तो इंसिडेंट से पता चलता है कि हाँ यहाँ पे रस्टिंग की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा हर 3 मंथ्स में, तो वी नीड प्रॉपर ऑयलिंग या फिर मशीन चेंज करवाना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा कुछ जो इंसिडेंट हो जाते हैं जो या तो हाईली पॉजिटिव या तो हाईली नेगेटिव, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का पता चलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज वर्क करती है। उसके बाद क्वांटिटेटिव में आते हैं। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में हमारे पास है PAQ, ठीक है, जो कि है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनएयर मॉडल। फिर है MPDQ जो कि है मैनेजमेंट पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनएयर, और फिर है FJA फंक्शनल जॉब एनालिसिस मॉडल। ये 3 मेथड है, क्या चीज, क्वांटिटेटिव, ठीक है। हम लोग आगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के भी मेथड्स देखेंगे। तो क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा मेथड जॉब एनालिसिस का है, कौन सा मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल का है। तो एक बार समझ लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्वालिटेटिव में क्या हो जाएगा, क्रिटिकल इंसिडेंट,
क्वांटिटेटिव पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर, क्वालिटेटिव पर्सनल ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव फंक्शनल जॉब एनालिसिस मॉडल। ठीक है, राइट, ओके। अब देखिए, व्हाट डज एमपीडीक्यू स्टैंड फॉर? क्वेश्चन नंबर 8, एमपीडीक्यू का क्या होगा फुल फॉर्म? तो सिंपल है, मैनेजमेंट पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर। ठीक है, नहीं, मैनेजमेंट पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन है, और कहीं पर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं पर ये एमपीएक्यू भी है, कहीं कहीं पर एमपीडीक्यू भी है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दोनों ही चलेगा। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं? 274 आइटम्स होते हैं इस क्वेश्चनियर में, 274 आइटम्स होते हैं, और इसको करने में जनरली 2.5 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और टीएक्यू में कितने, जो हमारा पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर होता है, इसमें कितने आइटम्स होते हैं? इसमें 194 आइटम्स होते हैं। ये नंबर याद रखना पड़ेगा, कोई मतलब और रास्ता नहीं है। 194 आइटम होते हैं, इसमें 274 आइटम होते हैं। ठीक है, और ये 194 आइटम को मेनली सिक्स एलिमेंट में ग्रुप किया जाता है, 6 सेक्शन में ग्रुप किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है कि हम इतने आइटम से क्वेश्चनर बनाते हैं, और लोगों को जहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्री है वहां पे भरने को कहते हैं, और ये 194 आइटम को 6 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम 274 आइटम्स होते हैं, और ये 15 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, 15 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं। बहुत लंबा होता है, इसको करने में 2.5 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो डेटा मिलता है उससे हम जॉब एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। हु डेवलप्ड फंक्शनल जॉब एनालिसिस मॉडल? ठीक है, फंक्शनल जॉब एनालिसिस मॉडल को किसने डेवलप किया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिडनी फाइन। सिडनी फाइन। फंक्शनल जॉब एनालिसिस मॉडल में क्या होता है? इट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब होल पर्सन ऑन अ जॉब। होल पर्सन, एक इंसान फैक्ट्री में एंटर किया, फिर वो एक एक करके क्या क्या काम कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किसको सुपरवाइज कर रहा है, किससे ऑर्डर्स ले रहा है। ठीक है, और जब वो लीव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन से शाम को, तो फिर कितना काम कर रहा है, मतलब ओवरऑल एक पर्सन क्या क्या ड्यूटीज एक दिन में फुलफिल करता है, वो सब कुछ हम फंक्शनल जॉब एनालिसिस मॉडल में देखते हैं। और फिर जो इसके काम के थ्रू इसको मॉनिटर करके हम इसके काम से रिलेटेड जो जो कंपोनेंट है कि कौन सा डेटा हैंडल करता है, किन लोगों से बात करता है, किस मशीन पे काम करता है, उन सब से हम डेटा लेकर के और जॉब को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बहुत डीपर इंसाइट होता है, ये इट गिव्स अ डीपर इंसाइट, और इससे हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम बता सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ड्यूटीज है, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ड्यूटीज को इजीली फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इजीली फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ड्यूटीज में, एंड इट गिव्स डीपर इंसाइट एंड इट डिस्क्राइब्स अ होल पर्सन ऑन द जॉब। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल यही पॉइंट्स है एफजीआई मॉडल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एफजीआई मॉडल डिस्क्राइब्स द होल पर्सन ऑन द जॉब। बिल्कुल सही है, सही है। स्टेटमेंट 2, scores are given to a particular job, lower scores represent greater difficulty। लास्ट में इसमें scores भी होते हैं, मैंने जानबूझकर नहीं बताया था ताकि ये क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कर सको। ठीक है, देखिए कितना टिपिकल है। इसी तरह से यूजीसी नेट जो है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लास्ट में दिया हुआ रहता है। ठीक है, लास्ट में ये चीज दी हुई रहती है, बुक में भी लास्ट में दी रहेगी और हम लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, और यूजीसी नेट में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, लोअर स्कोर रिप्रेजेंट्स ग्रेटर डिफिकल्टी। और क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे हायर स्कोर था कि लोअर स्कोर था। अब थोड़ा सा मिस हो जाएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए, जो भी जॉब होता है उसकी हम जो काम होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को देखते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है, डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं उस पर्सन को जो कि काम कर रहा है, और उसके बाद क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जॉब जो है वो बहुत सारे स्कोर से डिफाइन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जॉब स्कोर से डिफाइन होता है। एक इसमें स्कोर दिया जाता है। ठीक है, और वो स्कोर अगर लोअर स्कोर है दैट मीन्स इट इज ग्रेटर डिफिकल्टी। लोअर स्कोर है मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लोअर स्कोर मीन्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, लोअर स्कोर में जॉब इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और इजी जॉब होगा तो हायर स्कोर मिलेगा, राइट। तो ये वाली चीजें याद रखनी है। हमारा आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना है, तो क्या होगा जॉब डिस्क्रिप्शन? सॉरी, यस, बिल्कुल सही, थैंक यू फॉर योर आंसर्स। यही होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द स्कोप ऑफ जॉब एक्टिविटीज, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पोजिशनिंग ऑफ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपने जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकता है सम ऑफ यू वुड हैव सीन, ठीक है, एक बार अगर आपने अगर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो अपने फ्रेंड्स का या अपने रिलेटिव का, किसी से फैमिली में ना एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन मांग करके देखिए। नहीं तो बोलिए तो मैं आपको, मेरे पास बहुत सारे जॉब्स का डिस्क्रिप्शन है, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, बहुत सारे जॉब का डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको एक ग्रुप में सेंड कर दूंगी, मैं आज ही सेंड कर दूंगी एक सैंपल जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन दिखने में कैसा होता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन? वेरी गुड। तो जिन्होंने देखा होगा वो लोग भूलेंगे नहीं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। इट एड्स डायमेंशन टू एग्जिस्टिंग जॉब टू मेक इट मोर मोटिवेटिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ अलग अलग डेफिनेशन है, ये बस आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, दिस एक्चुअली इज टेलिंग अबाउट जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट के बारे में बात कर रहा है, राइट। जॉब एनलार्जमेंट में क्या होता है, कभी कभी बॉस हमें कुछ एक्स्ट्रा काम देता है जो कि दूसरे लोगों को वो दिया करता है, तो हम थोड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, जॉब हम पे, बॉस हम पे ट्रस्ट कर रहा है। जॉब एनलार्जमेंट की बात हो रही है, एंड इट स्ट्रीमलाइंस ह्यूमन एफर्ट एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटपुट। आई थिंक ये मोटिवेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइनिंग का, जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या क्या कंपोनेंट होता है, जिसने जॉब डिस्क्रिप्शन देखा होगा वो आराम से बता देगा कि क्या क्या होता है, क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब की समरी रहती है, ठीक है, कि आपको क्या, कि जॉब एक्चुअली का पर्पस क्या है, ठीक है, समरी रहता है। उसके बाद जॉब की ड्यूटीज रहती हैं कि आपसे क्या क्या किया जाएगा। कोडिंग की, अगर आपको कोडिंग ही करना है तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू डू कोडिंग ऑन दिस एंड दिस, जावा, पाइथन, जो भी रहेगा। तो जॉब सुपरविजन लिखा रहता है कि हु विल बी योर रिपोर्टिंग मैनेजर, लिखा रहता है, बिल्कुल लिखा रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है यू विल बी रिपोर्टिंग टू CXO और यू विल बी रिपोर्टिंग टू जनरल मैनेजर, इसमें लिखा रहता है। फिर जॉब हजार्ड, यस, जॉब हजार्ड, अगर आप कोल फील्ड वाले किसी रोल का जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे या फिर पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री का जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में नीचे में जॉब हजार्ड भी लिखा रहता है कि हाँ ये जो जॉब है वो वहाँ ये सारी दिक्कत आ सकती है, वो भी रहता है। और क्या क्या रहता है, वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी लिखा रहता है, ठीक है। वर्किंग कंडीशन जैसे कि अगर कोई ऑर्डर आए, फैक्ट्री में अगर आपको काम करना है, फैक्ट्री में किसी तरह के ऑर्डर का, मान लीजिए कोई किसी गैस का, H2S गैस या कोई और गैस की ऑर्डर हो, तो उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मॉइस्चर कंडीशन में आपको काम करना है, बहुत ज्यादा वेट कंडीशन में काम करना है, तो भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या क्या मशीन्स, टूल्स और इक्विपमेंट यूज करोगे, वे भी लिखा हुआ रहता है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ऑन सच एंड सच मशीन्स, क्योंकि बड़े बड़े मशीन्स होते हैं फैक्ट्रीज में, तो वो सारी चीजें भी लिखी हुई रहती है। तो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, डी के बाद हो जाएगा ई, एंड देन वी हैव एफ, व्हाट, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, राइट, और यस, ये सारी चीजें हैं, तो ये सब आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। ट्विस्ट करके यूजीसी नेट पूछता है, सिंपल कॉन्सेप्ट से ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं, राइट, इसी तरह से पूछेगा। व्हाट आर द यूजेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। अब देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन की क्या यूज होती है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो जॉब एनालिसिस कर लिए, जॉब एनालिसिस करके जॉब डिजाइन कर लिए, जॉब डिजाइन करके हमने रिक्रूटमेंट के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया, ठीक है। तो इट हेल्प्स मैनेजर फ्रेम सुटेबल क्वेश्चंस ड्यूरिंग इंटरव्यू, बिल्कुल सही है। हम लोग जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो क्या रहता है कि नहीं, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ करके जाओ, और जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लोग एक एक अच्छा कीवर्ड देखते हैं और उसको पूरा गूगल करते हैं और समझते हैं कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या कहना है, राइट। इट एड्स इन डेवलपमेंट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल सही। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बताता है कि ये जो जॉब है, जो पर्टिकुलर जॉब है, इसमें इसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए और इस जॉब में क्या क्या इन्वॉल्व है,
और जॉब की समरी, जॉब की ड्यूटी, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉब के हजार्ड। लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन क्या बताता है? पर्सन के बारे में, कि इफ दिस पर्सन will be assigned to this job, then this person should have this qualification, this person age should be this person health should be like this person height should be like this. तो जॉब स्पेसिफिकेशन कोई किसी पर्सन के बारे में बताता है, who will be doing this job और who is selected for this job और who will be selected for this job. ठीक है, तो जॉब स्पेसिफिकेशन इज अबाउट पर्सन. ओके, तो इट एड्स इन डेवलपमेंट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन. बिल्कुल सही. ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन से ही हम जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं. इट डिटरमाइंस व्हाट नीड्स टू बी डिलीवर्ड इन अ पर्टिकुलर जॉब. सही है, ऑल ऑफ द अबव. सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. डैश स्पेसिफिकली मेंशंस व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज, ट्रेट्स, स्किल्स, बैकग्राउंड इज नेसेसरी फॉर गेटिंग द जॉब डन. मैंने बस अभी बताया और आपको पता भी होगा क्या होगा इसका आंसर. जॉब स्पेसिफिकेशन. राइट. जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, जॉब एनालिसिस नहीं होगा, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा. ठीक है, क्या होगा? जॉब स्पेसिफिकेशन, जो कि ह्यूमन ट्रेट्स, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन स्किल्स और बैकग्राउंड को बताता है. राइट, इजी है, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. द टर्म जॉब एनरिचमेंट मीन्स. जो टर्म है जॉब एनरिचमेंट, इसका मतलब क्या होता है? दोनों होगा या सिर्फ एक होगा, ये बताइए. दोनों होगा या एक ही होगा जॉब एनरिचमेंट में? Other people are not responding. Sania, what happened? You can also respond. Okay. The term job enrichment means redesigning jobs for worker, assigning additional activities for workers, both. Enrichment मतलब vertical job expansion. तो vertical job expansion में हम जॉब को सबसे पहले redesign कर ही रहे हैं और उसके बाद additional activities भी दे रहे हैं. सिंपल है, both A and B दोनों ही होगा. ठीक. Next question number 16. The relationship section of job description defines. जॉब डिस्क्रिप्शन में एक रिलेशनशिप सेक्शन होता है, वो क्या क्या डिस्क्राइब करता है? रिलेशनशिप सेक्शन मतलब बताता है कि, तो वो बताता है कि आप, इनफैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. रिलेशनशिप सेक्शन बताता है कि आप किसके साथ काम करोगे. ठीक है, मतलब कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ करोगे या फिर सेल्स डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट होके करोगे या फिर मे बी कोई भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के साथ काम करोगे, वर्कर्स के साथ काम करोगे. ठीक है, वो सारा कुछ रहता है वर्क विथ में. रिपोर्ट टू मतलब आप किसको रिपोर्ट करोगे, आपका बॉस कौन होगा. ठीक है, ठीक है. ओके, किसी भी फैक्ट्री का अगर आप एग्जांपल लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ काम कर सकते हो. ठीक है, उनको और रिपोर्ट कर सकते हो आप अपने बॉस को, सुपर जो भी होगा, सम मैनेजर, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो. और सुपरवाइज मतलब आप किसको सुपरवाइज करोगे, मतलब कौन लोग आपको रिपोर्ट करेंगे, वो भी रहता है जॉब डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, कि कौन लोग आपको रिपोर्ट करेंगे. आप मिडिल लेवल पे होगे तो ये लोअर लेवल के लोग होंगे, ये टॉप लेवल के लोग होंगे और ये आपके लेवल के लोग होंगे यूजुअली. ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. देखिए हमने क्या क्या पढ़ा शुरू से. हमने पढ़ा पहले पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ी, फिर प्लानिंग से आते आते हमने देखा क्या, हमने देखा जॉब एनालिसिस के बारे में, जॉब डिजाइनिंग, जॉब, फिर उसके बाद जॉब एनरिचमेंट, एनलार्जमेंट, सब कुछ देखा. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सिलेक्शन. ठीक है, हम लोग सिलेक्शन की तरफ मूव हो रहे हैं. आपको ऐसे क्या होता है ना, सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ो तो याद रहता है, समझ में आता है ज्यादा. तो सिलेक्शन, अब हम लोग सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं. हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बना लिया, हमने स्पेसिफिकेशन बना लिया, अब हम सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं. तो उसके बाद क्या होगा कि सिलेक्शन का हमें स्टेप्स को अरेंज करना है. हमेशा यूजीसी नेट में ऐसा क्वेश्चन आता है, हमेशा. ठीक है, कभी कभी ये लोग 6 की जगह 8 दे देंगे, 10 दे देंगे, या फिर इसी में से कोई 3 पार्ट उठा लेंगे और कहेंगे कि अरेंज करो. हमेशा ही आता है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला होगा रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेंट्स. ठीक है, सबसे पहले जो भी हमने एडवर्टाइज किया था जॉब को, तो वहां से जो रिप्लाई आया एप्लीकेंट्स का उसको रिसीव करेंगे. ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक. एप्लीकेशन ब्लैंक क्या होता है? एप्लीकेशन ब्लैंक पता है क्या होता है? एप्लीकेशन ब्लैंक मतलब सपोज आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे थे, तो उसमें एक एप्लीकेशन आया था, आप एप्लीकेशन फिल कर रहे थे, दैट इज व्हाट इज एप्लीकेशन ब्लैंक. तो जॉब के लिए
क्या क्या एप्लीकेशन आया उसको फिर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर रिटन टेस्ट होगा। जिन जिन लोगों का एप्लीकेशन ब्लैंक आया है उन सबका हम क्या करेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे। फिर रिटन टेस्ट में जो जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे उनका हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू लेने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर जो जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनका हम रेफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। रेफरेंस चेक के बाद होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। रेफरेंस चेक हो जाएगा, ऑफर लेटर हम दे देंगे, फिर होगा क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट, ओके। तो ये हो जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस का ऑर्डर, एंड एज पर दिस आवर आंसर विल बी EACBDF, ठीक है, राइट, सिंपल है, ओके। कभी कभी क्या होता है, इसके बाद अगर ऐसा रहता है कि प्लेसमेंट भी अगर ऑप्शन में रहता तो प्लेसमेंट क्या हो जाता, प्लेसमेंट हमारा लास्ट स्टेप हो जाता। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी अगर सब कुछ सही रहा तो फिर वो बंदा क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, ठीक है, ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन टेक्निक। कौन सा सिलेक्शन टेक्निक का पार्ट नहीं है। जॉब स्पेसिफिकेशन में सिलेक्शन टेक्निक का पार्ट है, क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन से हमें ह्यूमन ट्रेट पता चलता है, तो उससे हम कंपेयर करते हैं कि हमारी जॉब के लिए वो वेल सुटेड है कि नहीं। इंटरव्यू भी सिलेक्शन टेक्निक का पार्ट है, ठीक है। साइकोमेट्रिक टेस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन साइकोमेट्रिक टेस्ट। किन लोगों ने साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्चुअली में दिया है। कभी कभी किसी किसी जॉब इंटरव्यू में आता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, और वो क्वेश्चन आपके बिहेवियर को लेकर के होता है, ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है कि व्हाट विल यू चूज इफ योर फादर एंड ब्रदर बोथ आर इल एंड यू हैव लिमिटेड मेडिसिन, देन whom you will give। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, एकदम आपके बिहेवियर को लेकर के, और बहुत ही क्विकली आपको सॉल्व करना होता है। तो ऐसा होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट, आपके बिहेवियर को स्टडी करता है और आपके एटीट्यूड को स्टडी करता है, ठीक है। तो ये तीनों ही सिलेक्शन टेक्निक का पार्ट है, लेकिन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पार्ट होगा क्या, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं होता। वो तो सिलेक्शन हो जाएगा, फिर प्लेसमेंट हो जाएगी, प्लेसमेंट के बाद वो बंदा परफॉर्म करेगा, तब तो आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करोगे, राइट, इसीलिए ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 19 से पता चल जाएगा कि किसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आंसर इज वेरी गुड सानिया, करेक्ट आंसर इज 2, ठीक है। देखिए 2 कैसे हो रहा है, आइडेंटिफाइंग द डैश कैंडिडेट्स, ठीक है। आपको सपोज सेल्समैन हायर करना है, ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कैंडिडेट्स, नॉट अवेलेबल कैंडिडेट। अवेलेबल तो स्टूडेंट्स भी होंगे, अवेलेबल तो क्लास 10 का बच्चा भी है, अवेलेबल एक 60 ईयर ओल्ड मैन भी अनएम्प्लॉयड है एंड ही इज ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। कोई अगर वर्किंग वुमेन, कोई भी मतलब any women can also be applicable who is working for the family, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, anybody is available, everybody who is not working is available। लेकिन आपको आइडेंटिफाई किसको करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल कैंडिडेट को, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, कि सेल्स मैनेजर दैट मींस ही मस्ट बी हैविंग सम बैचलर डिग्री और सम 2 years एक्सपीरियंस, तो वो होंगे आपके पोटेंशियल कैंडिडेट्स। तो आप पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करोगे और उसको attracting them to apply for job is called recruitment। या रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, ठीक है। रिक्रूटमेंट इज अट्रैक्टिंग, रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव प्रोसेस। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलते हैं कि भाई हमारी कंपनी में अप्लाई करो, ठीक है, हम अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सबको नहीं बोलते, हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ही बोलते हैं, अवेलेबल कैंडिडेट्स को नहीं बोलते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये मैंने अभी बता दिया आपको, नहीं तो मजा आता। Recruitment can widely be considered as negative process and selection can widely be considered as positive process। तो ये तो खैर मैंने आपको बता दिया, तो क्या होगा 20 का आंसर। रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट अट्रैक्ट करता है। हम क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट करते हैं, तो कोई भी चीज मैग्नेट अट्रैक्ट करता है तो वो पॉजिटिव साइड होता है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोसेस। और सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में ऑलरेडी जिन लोगों को हमने अट्रैक्ट किया हुआ है, हमें 10 सेल्समैन चाहिए थे, हमने 50 लोगों को अट्रैक्ट किया, फिर 40 लोगों को हम निकाल देते हैं, 40 लोगों को हम निकाल देते हैं और बेस्ट 10 कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन कैन वाइडली बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव प्रोसेस।
तो दोनों गलत है, राइट? बोथ, नन ऑफ देम आर ट्रू। हाँ। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन, इसमें से कौन सा सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू सिक्योर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेंट, ठीक है, हम एप्लीकेंट के बारे में हम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं, सिक्योर करते हैं। टू डिटरमाइन वेदर एन एप्लीकेंट मीट्स द क्वालिफिकेशन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, बिल्कुल सही। सिलेक्शन में हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन उसका किसी जॉब के हिसाब से है कि नहीं है। टू हायर द बेस्ट इंडिविजुअल एट ऑप्टिमम कॉस्ट, बिल्कुल सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव ही यही है। नेक्स्ट, टू वेलकम द एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये नहीं है, ये सिलेक्शन के बाद आता है। इनफैक्ट सिलेक्शन के बाद क्या आता है? सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट होती है, प्लेसमेंट के बाद ओरिएंटेशन होता है। तो दिस इज अबाउट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के बारे में हम लोग कल एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है? यस, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, the process of developing applicants pool for job opening in an organization is called, answer question number 22। yes, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम? एप्लीकेंट का पूल को the process of developing applicants pool for job opening is called recruitment। यही रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन है एंड रिक्रूटमेंट के बारे में आप लोग को क्लियरली पता है। वेरी गुड, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स।